Hello, good evening. I'm Harpreet and welcome to Panisha Pain Talks episode number 68. Today we are going to talk on the topic which is L5S1 disc bulge slip disc treatment. And we have with us Dr. Siddharth Verma, who's a spine and pain physician. Welcome, Dr. Siddharth. Thank you, Harpreet. So, can you tell me that is this bulging disc slip disc? Yes, so bulging disc and slip disc is it's the same thing. It actually this name came from the fact that the disc kind of slips in between the two bones. And I have some pictures. Can you see my screen? Yes. I can see. So I'll just show you some pictures so that will make the things quite clear. Uh, So this is the human back, and if you see it is covered with lots of muscles. And what we are talking about is this portion. And uh, if you see, this is the fact is that so many people spend their health gaining wealth, and then have to spend their wealth to regain their health. So today I'm just going to explain one important thing. So many people have this diagnosis L5S1, so they don't understand what is this. So for a slip and bulging disc, if you see, this is the portions we are talking about, and there are a lot of small bones which make up the human back. And if you see on an X-ray, they are numbered, labeled from 1, 2, 3, 4, 5, and these bones of the lower back, this is known as the lumbar region, and this starts with L. So that is how this L word comes. And I think this is the S1 region, and the vertebra, and S for sacral. So this is medical term. Okay, so ये एक मेडिकल टर्म है, और अगर हम देखें तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से ये जो हड्डी है L5 और ये जो हड्डी है S1, इन दोनों के बीच की जो डिस्क है, जो गद्दी है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कहते हैं L5S1 डिस्क बल्ज। अगर आप दूसरी तरफ से देखें तो एक्सरे ऐसा दिखता है, और अगर मैं हड्डियों की बात करूं तो ये है L5 और ये है S1। भविष्य में हम कभी इसके ऊपर की डिस्क का भी बात करेंगे, लेकिन ये एक बहुत ही आम डिस्क है जिसमें तकलीफ होती है। और आप देख सकते हैं कि ये नंबरिंग लगी हुई है L1 2 3 4 5। तो जैसे मकान के नंबर होते हैं, समझिए आप, वैसे ही जैसे आपका मोबाइल नंबर है, वैसे ही यहाँ की भी नंबरिंग कर दी गई है, और ताकि समझने में आसानी हो। तो अब अगर मैं बोलूं कि L5S1 डिस्क है, तो ये वाली डिस्क है जो सबसे लास्ट की जो डिस्क है, और जो बल्ज या जिसे स्लिप डिस्क कहते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस नीचे के एरिया में। और अगर मैं कहूँ कि इससे क्या तकलीफ होती है, तो डेफिनेटली इससे ये जो हैं वो हैं, जो यहाँ से जा रही हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये नस जो है ये दबती है, और इसकी वजह से ये तकलीफ जो है वो होती है। और एमआरआई पे ये हमें पता चलता है, तो इसलिए डॉक्टर आपको कहते हैं कि एमआरआई कीजिए। तो ये L5S1 का जो डिस्क बल्ज या स्लिप डिस्क है, वो एमआरआई पे आप देख सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर अगर आप देखें तो ये L4 L5 का डिस्क हो सकता है, या फिर ये नंबरिंग की बात अगर मैं करूं तो ये L5S1 का डिस्क हो सकता है। आप समझ गए मेरी बात? तो जो भी नंबरिंग होगी उस हिसाब से ये डिस्क जो है वो ऐसा दिखता है, और ये नसों को दबाता है। ये स्पाइनल कॉर्ड है हमारी, और उससे निकलने वाली नसें हैं जिन्हें रूट्स कहते हैं, और इन्हें जब दबाता है तो ये जो दर्द है वो उत्पन्न होती है। और इस हर डॉक्टरी रूप से हम ये जानते हैं कि हर नस जो है वो कहाँ कहाँ जाती है, और जैसे L3 में प्रॉब्लम हो तो यहाँ दर्द होगा, L4 में प्रॉब्लम हो तो यहाँ दर्द होगा, L5 में प्रॉब्लम हो तो यहाँ दर्द होगा। तो ये एक पजल की तरह है, जब पेशेंट आता है हमें बताता है तो हमें समझ में आता है कि जैसे L5S1 का जो दर्द है वो इस तरफ जाएगा, टांग में जाएगा, या फिर इस तरफ से टांग की आगे की तरफ जाएगा, तो घुटने के नीचे का दर्द रहता है अक्सर ये। और इसके लिए फिर कई सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी जो है वो अवेलेबल है। तो क्या इससे हील होने का मतलब कि जल्दी से ठीक होने के लिए कोई एक तरीका है जिससे बल्जिंग डिस्क से बच सकते हैं? बिल्कुल ठीक। सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है प्रिवेंशन का। मतलब अगर इसे होने से पहले ही रोक दिया जाए
तो वो बेस्ट है, और उससे सबसे ज्यादा अच्छे जो है वो रिजल्ट्स जो है वो मिलते हैं। और अगर एक बार ये हो जाती है तो उसके बाद उसे कंट्रोल करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, और पहले उसे कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर वो शुरुआती स्टेज में है, जिसमें के जो गद्दी है वो अभी सिर्फ थोड़ा सा बल्ज कर रही है, ज्यादा बल्ज नहीं कर रही है, तो उसमें भी एक्सरसाइज से, व्यायाम से, अपना पोस्चर सुधार के, इंजरीज प्रिवेंट करके इसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा सकती है। अभी आप व्यायाम के लिए मेंशन कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है, मतलब ये जो व्यायाम है, योगा है या फिजियो है, तो ये हेल्प कर सकता है ये बल्जिंग डिस्क प्रॉब्लम के लिए? बिल्कुल। व्यायाम हो गया आपका, योगा, ये जो है ये बहुत हेल्प करता है डिस्क डिस्क बल्ज में। और बस इसमें एक जरूरी चीज यही है कि वो डिस्क बल्ज कितना है वो डिपेंड करता है। तो मैं सलाह यही देता हूँ कि पहले आप अपने पेन फिजिशियन से मिलिए, जो स्पाइन और पेन की नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हैं। और उसके बाद आप उन्हें इसके बारे में बताइए, और वो नेचुरली वो देख के आपको बता देंगे कि इसमें आप एक्सरसाइज से बेनिफिट ले सकते हैं। और फिर दिल खोल के आप अपना एक्सरसाइज कीजिए, जो भी वो बताएं उस हिसाब से। योगा ट्रेनर के पास आप जा सकते हैं, या पेन फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप जा सकते हैं, और उस तरह से अपनी एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, तो आप बता सकते हैं कोई ऐसे ट्रीटमेंट ऑप्शन जो ये बल्जिंग डिस्क प्रॉब्लम के लिए सही रहेंगे? बिल्कुल, बल्जिंग डिस्क प्रॉब्लम के लिए जैसा मैंने बताया कि बेसिक लेवल पे, शुरुआती लेवल पे अगर इसे ट्रीट किया जाए तो ये एक्सरसाइज वगैरह से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर एडवांस हो जाए तो सबसे पहला जो आजकल हम तकनीक यूज करते हैं वो रीजनरेटिव ट्रीटमेंट है। और प्लेटेड रिच प्लाज्मा, स्टेम सेल्स और स्कैफोल्ड्स जो है वो डिस्क में डाले जाने लगे हैं। तो ये मरीज के अपने खून से बनाए हुए ग्रोथ फैक्टर्स हैं, जिनको कि लेकर उसके बाद में उन्हें एक मशीन में सेपरेट करते हैं, और उसके बाद उसे जो है वो डिस्क में डालते हैं या जोड़ों में डालते हैं, और उससे जो है पेशेंट को जो है वो रिलीफ मिलता है। और इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो है इंटरवेंशन प्रोसीजर्स, जिसमें के सब जिन्हें के एक नाम दिया गया है मिप्सी का, मिनिमली इन्वेसिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशंस। और इसमें अगर जोड़ की तकलीफ हो तो कूल्ड आरएफ या क्रायो एब्लेशन किया जाता है। ये इस तरह की मशीनें हैं जो कि नसों को निष्क्रिय कर देती हैं, और उससे जो है मरीज का जो दर्द है वो चला जाता है। इसके अलावा कुछ एडवांस प्रोसीजर्स हैं जिन्हें न्यूरोमॉड्यूलेशन कहा जाता है, जिसमें के स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन है। ये समझिए कि स्पाइनल कॉर्ड का एक एक तरह से एक पेसमेकर है। तो ये जो है ये मरीज के स्पाइनल कॉर्ड में दो तारें डाल देते हैं, और बहुत पतली तार होती है, जैसे दिल में तार डालते हैं और उसका पेसमेकर की मशीन डब्बी को यहाँ रख देते हैं, वैसे ही ये भी एक तरीका है इसमें स्टिमुलेशन करने का। डीआरजी स्टिमुलेशन एक बहुत ही नया तरीका है, जिसे विदेशों में बहुत सक्सेसफुली यूज किया गया है, और अब धीरे धीरे ये हिंदुस्तान में भी अवेलेबल हो रहा है। और ये कुछ ऐसा दिखता है, अगर आप देखें कि किस तरह से ये जो दो तारें आप देख रहे हैं सामने, ये इस मशीन में चली जाती हैं, और उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा करके उसे करंट देती रहती है, और जो दर्द है वो नहीं होता है बिल्कुल भी मरीज को। ये इसकी एक और तस्वीर है। और इसके लिए ये कोई ओपन वो सर्जरी वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ये से बड़ी आसानी से एक सुई से ही यहाँ पे डाला जाता है, और इसकी आराम से एक छोटी सी कैविटी बना के जिसमें ये मशीन जो है वो फिट कर दी जाती है। तो इसमें कोई ज्यादा बहुत ज्यादा इसमें चीर फाड़ नहीं है, कुछ ऐसा वो नहीं है, और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा अगर हड्डी में प्रॉब्लम है तो वर्टिब्रोप्लास्टी, काइफ्रोप्लास्टी कर सकते हैं। और डिस्क की खास तकलीफ के लिए जो सबसे कारगर एक प्रोसीजर है उसे एंडोस्कोपी कहते हैं, जिसमें एक दूरबीन के माध्यम से हम लोग जिसमें के जाके डिस्क को निकाल लेते हैं, सिर्फ उस हिस्से को। जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे शेडेड हिस्सा है उसको हम निकाल लेते हैं, और इसमें कोई टांका नहीं रहता, कुछ नहीं रहता है इसमें। बस एक सेंटीमीटर से भी कम 7 मिलीमीटर का एक छेद जैसा रहता है, जिससे कि दूरबीन से ही ये काम आजकल किया जाता है, जिसे स्पाइन एंडोस्कोपी कहते हैं। और ये एक्सरे में देख के वहां तक पहुंचते हैं, और उसके बाद जो है उसमें ये प्रोसीजर कर देते हैं, और उसमें एक ही निशान रहता है, वो भी बहुत छोटा सा, 1 सेंटीमीटर से भी छोटा। तो ये बहुत ही
एक नई तकनीक है। तो दवाइयों के अलावा इंटरवेंशंस हैं, और उसके साथ साथ इन सब के साथ में जैसा मैंने बताया एक्सरसाइज या योगा या कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी, वो सब साथ साथ चलती है। अच्छा, तो अभी आपने ये सब जो इन्फॉर्मेशन दी है वो तो अभी सबको पता चल गई। तो आप बता सकते हैं कि आपको उन्हें देखने कब आना चाहिए? मैं आपका सवाल समझा नहीं, मतलब मरीज को कंसल्ट कब करना चाहिए या? जी, अभी मतलब उनको प्रॉब्लम तो हो गई है, अभी किस स्टेज पे उन्हें आना चाहिए आपके पास देखने दिखाने के लिए, अपने आप की प्रॉब्लम बताने के लिए? देखिए, जो जैसा मैंने आपको बताया, जल्द से जल्द अगर मरीज कांटेक्ट नहीं करेगा तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत जो है वो मरीज को होती है, क्योंकि उसे अब मरीज को तो दर्द है, तो दर्द हो गया, अब वो डिस्क थोड़ी सी तकलीफ है या बहुत ज्यादा तकलीफ है या क्या स्टेटस है, वो तो उसे देखना पड़ेगा। अगर वो नहीं देखता है तो अगर तो कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ी सी तकलीफ हुई, तब तो काम चल गया, चलो। लेकिन अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है और समझिए कि वो डिस्क फटने ही वाली है, और उसका जो मटेरियल है, जो जैसे बर्गर खाते हैं ना हम, तो बर्गर में अगर उसको दबाओ तो साइड से मसाला गिरता है, ठीक वैसे ही है डिस्क भी। और वो मसाला जो है बर्गर में तो आप बाहर बाहर गिर सकता है, लेकिन वहां अंदर जगह नहीं है, और वो गिरेगा तो सीधे नसों पे गिरेगा, और उसके बाद आप समझ ही सकते हैं कि कितनी तकलीफ उन नसों को होती होगी, और इसीलिए जो दर्द है वो होता है। तो दर्द टांग में होता है, लेकिन तकलीफ होती है कमर में। तो ये चीज जो है, ये एक डॉक्टर ही समझ सकता है कि किस लेवल की वो है। आमतौर पर मरीज सोचते हैं कि एमआरआई की रिपोर्ट पढ़ लेंगे और उससे देख लेंगे, लेकिन उसके देखने के बाद भी वो फिल्म देखनी पड़ती है, उसको कोरिलेट करना पड़ता है, मतलब कि जो मरीज के सिम्टम्स हैं, जो मरीज की तकलीफें हैं, उससे मिलाना पड़ता है, और उसके बाद ही हम मरीज को बता सकते हैं कि उन्हें क्या तकलीफ है। तो ये कारण है जिसलिए कि उन्हें जल्द से जल्द एक स्पाइन और पेन फिजिशियन से मिलना चाहिए, ताकि वो बिना सर्जरी के उन्हें ठीक करने की कोशिश कर सके। और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि मतलब जानना चाहते हैं, मतलब जैसे कि ये जो डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम है क्या पूरी तरह से ठीक हो सकती है? बिल्कुल ठीक हो सकती है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। और ये डिपेंड करता है, जितना आप लेट आएंगे, जितना स्टेज एडवांस्ड है, उतना ही उसे ठीक करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लाइलाज है। मैंने अभी सामने ही बहुत शॉर्ट में आपको इतने सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन बताए, और इसमें मैंने कहीं भी ओपन सर्जरी का जिक्र नहीं किया। तो हमारे सर्जन दोस्त भी तो हैं, वो भी तो इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल कराते हैं। तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि इतनी सारी तकनीकें हैं जो अवेलेबल हैं, और इससे कोई मायूस होने की जरूरत नहीं है, या दर्द बर्दाश्त करते रहें आप। और इसमें ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा इसमें आपका कॉस्ट इन्वॉल्व है, या फिर आप बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ आपको होने वाली है। ये आज इतनी कॉमन प्रॉब्लम है, कमर की दर्द हर दूसरे आदमी को रहती है, और ये इतनी कॉमन है कि इसके इलाज भी बहुत ज्यादा इस पे वर्क हो चुका है। जैसे आज की डेट में अब सबको कोरोना हो रहा है, कोविड हो रहा है, तो आने वाले समय में लोग इस पे काफी रिसर्च करेंगे, और उम्मीद है कि वायरस की डिजीज का जो है वो काफी अच्छा समाधान हमें भविष्य में शायद मिल पाए, क्योंकि अब हमारी जो पीढ़ी है वो इसके इलाज में लगेगी। वैसे ही कमर का दर्द है, जो कि हर दूसरे तीसरे आदमी को रहता है, तो जाहिर सी बात है उसके ट्रीटमेंट ऑप्शन भी इतने होंगे। नुक्कड़ के पे बैठा हुआ एक मालिश करने वाले से लेके और मुझ तक, आप समझिए कि मैं ऑलमोस्ट लास्ट में आता हूँ, और कितने लोग हैं बीच में जो इसका एक ही कमर दर्द का ही इलाज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इससे मरीज को आराम जरूर मिल सकता है। और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि मतलब इससे रिकवर होने के लिए, मतलब पूरी तरह से ठीक होने के लिए सालों साल लग जाते हैं, बट ठीक होने का चांसेस कम है। हाँ, तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि कमर जो है वो कोई स्टैटिक स्ट्रक्चर नहीं है, एक जैसा नहीं रहता। आप चाहे बैठे हैं, चाहे लेटे हैं, और चाहे खड़े हैं, चाहे चल रहे हैं, आपकी कमर इस्तेमाल हो रही है। अब ये समझिए कि आपने एक नई गाड़ी खरीदी, और आपने उसको जो उसके प्रिकॉशन लेने चाहिए थे उस तरह से नहीं चलाया। आपने उसके खूब अच्छी रेसिंग दी, आपने उसका टायर घुमाया, हैंड ब्रेक लगाई, फिर एकदम हैंड ब्रेक छोड़ी और ज़ूम करके आप निकलते रहे। ऐसा करते रहे आप, और 6 महीने बाद आपकी गाड़ी जो है, सर्विस मैकेनिक बोलता है कि भाई भाई साहब, इसका तो आपका इंजन का बहुत बड़ा काम होने वाला है। और नेचुरल सी बात है कि आप बोलेंगे अरे अभी तो मैंने नहीं खरीदी और ये तो 30 लाख की गाड़ी थी। सो आप जैसे गाड़ी को चलाएंगे उस हिसाब से आपकी गाड़ी चलेगी। वैसे ही आप जैसे कमर को चलाएंगे वैसे ही कमर चलेगी, अगर आप बैठे रहिए 1 घंटा एक साथ।
लोग घंटों घंटों बैठे रहते हैं। आप खाइए, फास्ट फूड खाइए और वजन अपना बढ़ाते रहिए। आप कितना भी एक्सरसाइज कर लें, अगर आपकी जीवन शैली ठीक नहीं है, आप उसे ठीक नहीं कर सकते। आप 8 बजे के बाद कुछ भी खा लीजिए, वजन आपका बढ़ेगा ही। वैसे ही आप अगर बहुत देर बैठे रहेंगे, आप वजन उठाते रहेंगे, झुक के काम करेंगे, तो जितनी मर्जी मैं आपको सही तकनीकें सिखा लूं कि भाई ऐसे झुक के वजन उठाना है, ऐसे करना है, आपको तकलीफ होगी ही होगी। तो जो जिन लोगों को लंबे समय तक चलती रहती है, जो आप कह रहे हैं, इसका मतलब है कि उन वो सब नहीं कर पाए जो उनका शरीर मांगता था। अब किसको कितना सूट करेगा ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है किसी को मैं एक बार मेरे पास आए, मैं दवाई दूं, वो एक बार में ठीक हो जाए। हो सकता है कोई एक आदमी वो मरीन ड्राइव पे मालिश वाले से मालिश कराए और वो उसी से ठीक हो जाए। हो सकता है कोई किसी फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाए, पेन फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए, वो कोई दवाई भी ना दें, एक्सरसाइज बताएं, वो करे, उससे ठीक हो जाए। और हो सकता है कि मुझे एंडोस्कोपी करनी पड़े, उसके बाद भी उन्हें कुछ दर्द रह जाए। हो सकता है कि कोई वो बहुत 2-3 सर्जरीज करा के आए हों, क्योंकि जब तक वो जीवन शैली बदली नहीं जाएगी, जब तक उस पूरी ट्रीटमेंट को अपनाया नहीं जाएगा, मरीज को आराम नहीं मिलेगा। इसमें कितना ट्रीटमेंट चाहिए ये मरीज टू मरीज डिपेंड करता है, बट डेफिनेटली अगर वो इसका इलाज नहीं करेंगे, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये सोच के घर बैठ जाएंगे, तो फिर डेफिनेटली इलाज जो है उनका नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो ये आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की है सबसे। तो एक और पूछना था आपसे कि मतलब बहुत लोग ये भी कहते हैं कि बल्जिंग डिस्क जो है हमेशा के लिए रहती है। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। और अगर एक बार आपका डिस्क बल्ज होना शुरू हो गया, तो वो एमआरआई करेंगे तो वो ऐसी ही मिलेगी। हाँ, लेकिन अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। फर्ज किया किसी का नाखून थोड़ा सा टूट जाता है, और वो साइड से क्रैक हो जाता है। अब वो क्रैक नाखून कभी जिंदगी में आने नहीं वाला उसका, ठीक है। लेकिन क्या वो उस मरीज को या उस आदमी को वो सारी जिंदगी, वो अब नाखून नहीं है तो उसको कोई तकलीफ होती है? उससे नहीं होती। आप समझ रहे हैं? क्योंकि उसकी बॉडी एडजस्ट करती है, उसके नाखून के नीचे की चमड़ी है वो उग जाती है, उसको कवर हो जाता है, और उसके बाद वो अपना काम नॉर्मली करने लगता है। वो चाय पीता है, अपना चलता है फिरता है, सब कुछ करता है, उसको पता याद भी नहीं रहता कि उसको प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही आपको जो शरीर मिला हुआ है वो नश्वर है, मींस वो दैट इज डिस्ट्रक्टिबल, और उसको आप जितना अच्छे से यूज करेंगे उतना लंबा चलेगा। थोड़ी चांस की भी बात होती है, कुछ लोग गिर जाते हैं, कुछ लोग मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं, अम्यूजमेंट राइड में गए और वहां से उनको डिस्क चालू हो गया। और कुछ लोग जो है वो अम्यूजमेंट राइड पे हजारों बार जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। तो आप घबराइए नहीं। अगर एमआरआई हम सब सपोज किया आज 50 की उम्र पे मैं एमआरआई कराऊं पूरी सब लोगों का जिनकी भी उम्र 50 है, तो उसमें से ज्यादातर का कुछ ना कुछ तो डिस्क बल्ज आएगा ही आएगा, क्योंकि वो नॉर्मल प्रोसेस है एजिंग का। समझ रहे हैं आप मेरी बात? लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन सबको दर्द भी होगा। तो बॉडी अडेप्ट करती है, इसलिए आपका ध्यान ये नहीं होना चाहिए कि मेरा एमआरआई में ठीक आना चाहिए 100%, बल्कि आपका ध्यान ये होना चाहिए कि मैं कैसे पेन फ्री हो सकती हूँ। आपकी बॉडी का अपना डिफेंस मैकेनिज्म है जो आपको बताता रहेगा कि कभी दर्द है, तो आप उसको नजरअंदाज नहीं करेंगे, तो रिजल्ट आपको जो है वो अच्छे मिलेंगे उसके। आई होप जो लोग ये देख रहे हैं वो आपकी बातों को समझ के उसका इलाज जल्दी से जल्दी कराएं और देखें। तो क्या आप कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर कर सकते हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए? बिल्कुल ठीक। एक शॉर्ट में अगर मैं बोलूं कि अगर आप इतना सब समझना नहीं चाहते हैं और ये सब, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स है, हमारे लिए मुश्किल होता है समझना, तो सिंपल सी चीज है, आप कंसल्ट कीजिए जो भी जहां भी आप रहते हैं आसपास। आप गूगल कीजिए, सर्च कीजिए, स्पाइन एंड पेन फिजिशियन को ढूंढिए और उनके पास जाइए और उसका इलाज कीजिए। और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अर्ली ट्रीटमेंट। जल्दी आप आएंगे तो चांसेस ज्यादा हैं कि जल्दी ठीक हो पाएंगे। तो आपने आज बहुत जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है सबके लिए काफी हेल्पफुल है। सो थैंक यू डॉक्टर सिद्धार्थ। तो ये थे डॉक्टर सिद्धार्थ जो कि एक स्पाइन और पेन फिजिशियन है, थैंक यू। और आप देख रहे थे पेनिशा पेन टॉक्स का एपिसोड नंबर 68। सो खत्म करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप हमें ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। बस हमें आपको कॉल करना होगा 8928402232। सो कल फिर इसी वक्त सेम टाइम पे मिलेंगे आपको एक नए पेनिशा पेन टॉक्स के एपिसोड के साथ। कल तक के लिए नमस्ते। थैंक यू डॉक्टर सिद्धार्थ। थैंक यू हरप्रीत।